चलो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे से। तो देखो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो हमारा हर साल 3 मार्च को बनाया जाता है। और ये थोड़ी सी न्यूज़ थोड़ी पुरानी है पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 2022 में जो हमारा 50 साल पूरे हुए थे साइट्स को, ठीक है, साइट्स को 2022 में 50 साल पूरे हुए थे। तो 3 मार्च को हमने इसके 50 साल सेलिब्रेट किए, ठीक है। इसलिए 3 मार्च को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो पूछ सकता है यूपीएससी आजकल पूछ भी रहा है कुछ क्वेश्चन डे से। तो 3 मार्च को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तुमको पता होगा तुमको कि 5 जून को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम 5 जून को इसलिए बनाते हैं क्योंकि यूएनईपी उस दिन हमारा साइन हुआ था। अब थोड़ा साइट्स के बारे में समझते हैं। तो साइट्स क्या है, साइट्स ये इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो दोनों के लिए काम करता है साइट्स इनिशिएटिव हमारा। मतलब ये कन्वेंशन है, हम अपने वाइल्ड फोना और फ्लोरा को बचाएं, एंडेंजर्ड जो है हमारा, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो ट्रेड होता है हमारे वाइल्ड फोना और फ्लोरा का, अगर उसका ट्रेड अगर वो एंडेंजर्ड है और वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, उसके ट्रेड की वजह से वो हमारा एक्सटेंड ना हो जाए वाइल्ड फ्लोरा और फौना जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में चल रहा है। इस हम साइट्स कन्वेंशन का दूसरा नाम है वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो देखो यहाँ से ये पूछ सकता है, वॉशिंगटन कन्वेंशन नाम दे के पूछने की आदत है, बहुत बार बदल बदल के नाम पूछा जाता है। ये क्या है, अगर आप थोड़ा सा साइट्स के बारे में समझते हैं तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। समझ में आया? जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारा वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का, वो इस तरीके से ना हो कि उसकी स्पीसीज ही सर्वाइव ना कर पाए आगे चल के। जो हमारा साइट्स है ये फोर्स में आया था 1975 में, ठीक है। ये साइन तो हमारा 1972 में हुआ था, पर ये फोर्स में कब आया था, 1975 में। साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है उसे एडमिनिस्ट्रेट करता है यूएनईपी, ठीक है। साइट के सेक्रेटेरिएट को एडमिनिस्टर यूएनईपी करता है, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। याद रखना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। साइट के सेक्रेटेरिएट को कौन एडमिनिस्टर करता है, यूएनईपी एडमिनिस्टर करता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, ठीक है, ये क्या है, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, ऑन स्टेट पार्टीज़। लीगली बाइंडिंग है ऑन स्टेट पार्टीज विच आर ऑब्लिग्स टू अडॉप्ट देयर ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट इट्स गोल। देखो ये जो है ये लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग मतलब अगर जो भी कंट्री इस साइट्स की पार्टनर है, ठीक है, इस साइट्स का मेंबर है जो भी कंट्री, तो उसके जो जितने भी इसके क्या बोलते हैं कन्वेंशन है वो क्या करने पड़ेंगे, उसको बाइंडिंग है उसके ऊपर, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने लिए अपनी कंट्री में कानून बनाने पड़ेंगे और उस कन्वेंशन के आधार पर। ऐसा नहीं है, देखो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइट्स जो लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, हाँ लीगली बाइंडिंग है, क्या ये जो स्टेट के इंटरनल जो लॉज हैं, कानून है, क्या ये उनको हटा देते हैं, तो इसके रूल्स क्या उन लॉज को हटा देते हैं? नहीं। जो ये केवल ये क्या देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, ठीक है। तो उन डायरेक्शंस के आधार पर क्या करना होता है, किसी भी कंट्री को अपने लॉ बनाने होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया ने अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या किया, अमेंडमेंट किया, तुम्हें पता होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में जो अमेंडमेंट हुआ है, तो वो अमेंडमेंट किस आधार पे हुआ है, इसी साइट्स कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, साइट कन्वेंशन के जो गाइडलाइंस हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अमेंडमेंट हुआ हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। अच्छा, क्या कभी साइट्स कन्वेंशन भारत ने, साइट का जो सीओपी है, क्या कभी इंडिया ने होस्ट की थी, होस्ट करी है आज तक? तो हाँ, सीओपी थर्ड जो है इंडिया ने होस्ट करी थी 1981 में। तो ये आपको पता होना चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट कि साइट की कन्वेंशन एक बार इंडिया में हुई है। ऐसे पूछा जा सकता है कि साइट की कन्वेंशन आज तक इंडिया में नहीं हुई, तो साइट की कन्वेंशन हुई है। अच्छा, क्या इसके अलावा कौन कौन सी सीओपी भारत में हुई है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसके अलावा किस किस की हुई हैं? तो हमारी यूएनईपी की साइट्स जो है इसकी सीओपी थर्ड हुई थी भारत में, अभी हमने समझ लिया। हमारी यूएनएफसीसी, देखो अभी तुमने सुना होगा जो हमारी क्या बोलते हैं दुबई में जो सीओपी 28 हुई है, बहुत न्यूज़ में चल रही है सीओपी 28, ठीक है। तो इंडिया में क्या उसकी हुई है? तो हाँ हुई है, सीओपी 8 हुई थी न्यू दिल्ली में। इसके अलावा हमारी सीबीडी की सीओपी 11 हुई थी हैदराबाद में। और यूएनसीसीडी की कन्वेंशन और डेजर्टिफिकेशन वाला जो है उसकी सीओपी कौन सी हुई थी, हमारी सीओपी 14 हुई थी, ये भी न्यू दिल्ली में हुई थी। और रिसेंट जो हुई है गांधीनगर में हुई थी हमारी सीओपी 13 सीएमएस की, ठीक है, सीएमएस की हुई थी, माइग्रेटरी स्पीसीज़ की, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ की सीओपी 13 हमारी गांधीनगर में हुई थी। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ साइट्स के बारे में। तो साइट्स के अंदर जो है 3 अपेंडिक्स आती हैं, साइट्स के अंदर 3 अपेंडिक्स आती हैं। अपेंडिक्स 1 में कौन से एनिमल्स आते हैं, जो मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं और जो जिनका ट्रेड बिल्कुल प्रोहिबिट है, मतलब जिन स्पीसीज़ का ट्रेड बिल्कुल कर ही नहीं सकते, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो हमारा अपेंडिक्स 1 में आता है। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीसीज़ आती हैं जिनका ट्रेड करा जा सकता है पर कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और अगर उसका ट्रेड अगर हमने ढंग से नहीं किया तो वो स्पीसीज़ क्या हो जाएगी, थ्रेटेंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो हमारे किस में आते हैं, अपेंडिक्स 2 में आते हैं। मतलब याद रखना, अपेंडिक्स 2 में आने वाली स्पीसीज़ का ट्रेड किया जा सकता है, ऐसा नहीं है ट्रेड नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है पर कंट्रोल तरीके से करा जाना चाहिए। और ट्रेड क्या होना चाहिए, अथोराइज्ड बाय द ग्रांटिंग परमिट, मतलब ट्रेड को करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, जब भी तुम ट्रेड कर पाओगे, एक ग्रांटिंग परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद अपेंडिक्स 3 में क्या आता है, अपेंडिक्स 3 में दे आर प्रोटेक्टेड एटलीस्ट इन वन कंट्री
इन साइट्स इस साइट्स मेंबर स्टेट एंड दैट हैज़ पेटिशनड अदर फॉर हेल्प इट इन कंट्रोलिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन दैट स्पीसीज़। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई एक स्पीसीज़ है वो किसी एक कंट्री में जो है थ्रेटेंड की कैटेगरी में आ गई है, तो वो कंट्री क्या कर रही है, उस स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है, और वो अदर कंट्रीज से भी हेल्प मांग रही है कि आप भी इस स्पीसीज़ को अपनी लोकेलिटी में प्रोटेक्ट करने का काम करें। तो ऐसी स्पीसीज़ जो किसी एक कंट्री में प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में आ गई हैं, वो स्पीसीज़ किस में आती है, मेरी अपेंडिक्स 3 में आती है। अब देखो हमारा रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है, रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है हमारा 2022 में, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो 1972 में आया था, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में आया था। फिर इसके बाद जो अमेंडमेंट हुए हैं, इसमें बहुत बार अमेंडमेंट हो चुके हैं आज तक, 4 से 5 बार। इस बार जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें वो कब हुआ है, 2022 में अमेंडमेंट हुआ है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। अच्छा, क्या अमेंडमेंट हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इस बार? इसमें ये हुआ है कि पहले जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था इसमें 6 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 6 शेड्यूल, जिसमें जो पहला शेड्यूल था वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए था, और बाकी के जो 4 शेड्यूल थे वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, ठीक है। तो 5 शेड्यूल हो गए, और जो छठा शेड्यूल था, एक और शेड्यूल था, वो वर्मिन स्पीसीज़ के नाम लिए था। मतलब कौन कौन सी स्पीसीज़? वर्मिन स्पीसीज़ है। वर्मिन स्पीसीज़ कौन सी होती हैं? वो स्पीसीज़ जिनको मारा जा सकता है, मतलब जिनको किल किया जा सकता है, क्योंकि वो थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं, जिनसे नुकसान पहुंचता है, ठीक है, किसको? हमारी फसल वगैरह को, किसानों को नुकसान होता है। तो जिन स्पीसीज़ को मारा जा सकता है वो जिस लिस्ट में लिखी गई थी उस लिस्ट का नाम था शेड्यूल 5, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 5 जो था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 5 था, उस शेड्यूल में वो वाली स्पीसीज़ लिखी हुई थी जिनको मारा जा सकता है, ठीक है। तो वो उनको मिला के हमारे टोटल कितनी स्पीसीज़ और कितने शेड्यूल थे? 6 शेड्यूल थे पहले। पर अब जो हमारा अमेंडमेंट हुआ इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया, अब स्पीसीज़ को कितना कर दिया? 4 कर दिया, ठीक है। सॉरी, शेड्यूल को कितना कर दिया? 4 शेड्यूल कर दिया। अब टोटल हमारे शेड्यूल रिड्यूस करके कितने कर दिए? 4 कर दिए, ठीक है, 4। शेड्यूल 1 में कौन सी स्पीसीज़ कर दी? शेड्यूल 1 में जो कि इंजॉय करती हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। देखो तुमने सुना होगा बहुत बार, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, जैसे टाइगर, लेपर्ड, चीता, एलिफेंट, ये सब किस में आती हैं? ये शेड्यूल 1 में आती हैं, ठीक है, जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए। शेड्यूल 2 में कौन सी स्पीसीज़ आती हैं? दैट विल बी सब्जेक्टेड टू लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, जिनको थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है ना, पहली वाली के कंपैरिजन में। शेड्यूल 3 में क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं। शेड्यूल 3 में प्लांट्स आते हैं। इट रिमूव्स द शेड्यूल ऑफ वर्मिन स्पीसीज, हमने समझ लिया, जो पहले शेड्यूल 5 था, ठीक है। वर्मिन का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्पीसीज दैट कैरी डिसीज एंड डिस्ट्रॉय फूड, और ऐसी स्पीसीज को मारा जा सकता है, ठीक है ना। शेड्यूल 6 में कौन सा है? एक नया शेड्यूल ऐड किया गया है अभी, शेड्यूल 4। तो पहले कितने शेड्यूल थे? पहले 6 शेड्यूल थे। अब 6 शेड्यूल को हटा के 4 शेड्यूल कर दिए, जिसमें से पहला शेड्यूल में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं, सेकंड शेड्यूल में लेसर प्रोटेक्टेड एनिमल है, थर्ड शेड्यूल में कौन है? प्लांट्स हैं, और जो मेरा 4th शेड्यूल है ना, 4th शेड्यूल, उस शेड्यूल में क्या कर दिया हमने? ऐसी स्पीसीज़ ऐड कर दी हैं, ठीक है, जो किस में आती हैं? जो साइट्स की अपेंडिक्स लिस्ट में आती हैं, ठीक है। साइट्स की अपेंडिक्स मतलब हमने साइट्स की जो लिस्ट है उसको इंडिया की लिस्ट में भी क्या कर दिया है? इनग्रेन कर दिया है, मिला दिया है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अभी जो रिसेंटली साइट्स की कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19, ये कहाँ पे हुई है? ये हमारी पनामा में हुई है। पनामा में कब हुई थी? 14 से 25 नवंबर 2022 में हुई थी, ठीक है, 2022 में। इसलिए थोड़ा सा मैंने बोला थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है, 1-1.5 साल पुरानी, पर यूपीएससी की आदत है वो 1.5-2 साल पुरानी न्यूज़ को पूछता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। साइट्स COP 19 जो हुई थी, साइट्स की COP 19, ये हमारी कहाँ हुई है? पनामा में हुई है, ठीक है। पनामा कहाँ है? तुमको पता होगा, सेंट्रल अमेरिका में। जब तुम अमेरिका का मैप बनाते हो, ठीक है, अमेरिका का मैप जब तुम बनाते हो, देखते हो अमेरिका का मैप में, तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पर हमारे क्या है? पनामा, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका, फिर यहाँ साउथ अमेरिका, और ये सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे क्या हमारा? पनामा सिटी है, ठीक है। तो पनामा सिटी में हमारा क्या हुआ है? COP 19 हुई है। अच्छा, जो COP है ना, देखो अभी हमने एक बात पढ़ी, जो साइट्स है ना, साइट्स कन्वेंशन का दूसरा नाम क्या था? वॉशिंगटन कन्वेंशन था, नहीं था? साइट्स कन्वेंशन को वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। पर जो मेरा COP है ना, COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, उस कॉन्फ्रेंस को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस। अभी जो ये मेरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें कितनी पार्टीज़ हैं? टोटल 184 पार्टीज़ हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस में, और इनके पास सारे जो भी पार्टीज़ हैं, इनके पास राइट है टू अटेंड फॉरवर्ड प्रपोजल फॉर द कॉन्फ्रेंस टू कंसिडर एंड टू वोट ऑन ऑल डिसीजन। सारे डिसीजन में वोट देने का अधिकार है इनके पास। ऐसा नहीं है किसी पार्टी के पास वोटिंग पावर ज़्यादा है, किसी पार्टी के पास वोटिंग पावर कम है, सबके पास इक्वलिटी है वोटिंग पावर की, सबके पास राइट है अटेंड करने का सारे कॉन्फ्रेंसेस को, और प्रपोजल्स जारी करने का राइट है। अच्छा, ये जो हमारी अभी COP 19 हुई है पनामा में,
इसकी कुछ हाइलाइट्स अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें आई हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आई है कि जो मेरा शीशम है ना, शीशम की लकड़ी को इस बार क्लियरली क्वांटिफाई कर दिया है कितनी क्वांटिटी में शीशम की लकड़ी को यूज़ किया जा सकता है फर्नीचर बनाने के लिए और आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, शीशम की जो वुड है, शीशम के वुड आइटम्स बता दिए हैं एकदम क्लियरली, क्वांटिफाई कर दिया है, क्वांटिटी बता दी है कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया जा सकता है शीशम की लकड़ी को। ठीक है, जिससे क्या होगा, बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट जो फर्नीचर इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर जो फर्नीचर बनाते हैं उनको बहुत रिलीफ मिला है यहाँ से। इंडिया में जो इंडिया का शीशम है उसको क्या बोलते हैं, दलबर्गिया सिसु। ठीक है, दलबर्गिया सिसु बोलते हैं। ये हमारे किस में आता है, अपेंडिक्स 2 में आता है साइड्स की। ठीक है, ये किस में आता है, साइड्स की। उसको इज इंक्लूडेड अपेंडिक्स 2 ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो याद रखना जो हमारा शीशम है, शीशम किस में आता है, अपेंडिक्स 2 में आता है। नेक्स्ट जो हमारा COP 19 हुआ है, इसने क्या कर लिया है, जो प्रपोजल था, एक प्रपोजल चल रहा था, किस चीज़ का प्रपोजल, कि सी कुकुम्बर को ऐड करना है अपेंडिक्स 2 में। तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमारा सी कुकुम्बर किस में ऐड हो गया, अपेंडिक्स 2 में ऐड हो गया है। नेक्स्ट इंडिया का जो प्रपोजल था फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल, बातागुर कछुआ, एक कछुआ है बातागुर कछुआ जिसका नाम है रेड ग्राउंडेड रूफ टर्टल। तो ये इसको प्रपोजल था इंडिया का कि इसको अपेंडिक्स 1 में रखो, क्योंकि ये पहले अपेंडिक्स 2 में था, इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसको क्या हुआ, इस बार COP 19 में ऐड कर दिया अपेंडिक्स 1 में, अपेंडिक्स 2 से हटाकर। इसके साथ साथ इस साल देखो, पहले जब भी प्रपोजल रखा जाता था, हर पहले की जितनी भी COP हुई उनमें एक प्रपोजल रखा जाता था कि हमको क्या करना है, इंटरनेशनल ट्रेड ओपन कर देना आइवरी का। ठीक है, आइवरी का इंटरनेशनल ट्रेड ओपन कर देना है। तो इसमें पहले जितनी भी COP हुई हैं उनमें सब में भारत क्या करता था, अगेंस्ट वोट करता था। पर इस बार पहली बार इस COP में भारत ने क्या किया, इसके अगेंस्ट वोट नहीं किया। ठीक है, इसके अगेंस्ट वोट नहीं किया। समझ में आया, किसके अगेंस्ट वोट, कि हमको इंटरनेशनल ट्रेड को ओपन कर देना चाहिए, आइवरी के इंटरनेशनल ट्रेड को। इसके साथ साथ इन द सिटी 19 एजेंडा कंट्रीज हैव प्रपोजल टू अमेंड द अपेंडिक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स विच इंक्लूड ट्रांसफरिंग हिपोपोटामस, स्ट्रॉ हेडेड बुलबुल एंड अफ्रीकन एलिफेंट टू अपेंडिक्स 1। इसके साथ साथ कुछ और प्रपोजल भी रखे गए जिसमें ये कहा गया कि जो हमारा हिपोपोटामस है, जो हमारा स्ट्रॉ हेडेड बुलबुल है और जो हमारा अफ्रीकन एलिफेंट है, इनको अपेंडिक्स 1 में ऐड कर दो। तो उस प्रपोजल को भी मान लिया गया है। अब थोड़ा शीशम के बारे में समझ लेते हैं। शीशम का पेड़ तुमने देखा होगा, इसे नॉर्थ इंडियन रोजवुड भी बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन रोजवुड। अगर तुम नॉर्दर्न साइड में रहते हो इंडिया के, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इस रीजन में रहते हो, तो तुमको यहाँ शीशम के पेड़ बहुत देखने को मिलेंगे। तो शीशम के पेड़ को हम और क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन रोजवुड। तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन, UPPCS वगैरह या MPPCS वगैरह में आते रहते हैं ऐसे सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नॉर्थ इंडियन रोजवुड। तो किसको बोलते हैं, शीशम को। इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग हार्डली डेसीडियस ये हार्ड है। ठीक है, ये जल्दी से ग्रो करता है और हार्ड है। और कैसा है, देखो तुमको पता है अगर नॉर्थ इंडिया में पाया जा रहा है तो कैसा होगा, डेसीडियस रोड वुड ट्री नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सदर्न ईरान। ये कहाँ पाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो पाया जाता है, उसके साथ साथ कहाँ पाया जाता है, ईरान में भी पाया जाता है, ईरान। इन इंडिया द वाइल्ड सब पॉपुलेशन ऑफ सीसम आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी जो पॉपुलेशन है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयन ट्रैक्ट्स एंड अदर हिमालयन वैली ऑफ द इंडिया। मैंने बताया ना, हिमालयन ट्रैक्ट्स के फुटहिल्स पर, मतलब यूपी, हरियाणा, इस वाली रीजन में ही पाया जाता है। इट इज़ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट्री। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू, फर्नीचर वगैरह बनते हैं इसके साथ। एक एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत ज़्यादा, देखो किसानों को क्या चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी चाहिए। एक्स्ट्रा मनी के लिए वो क्या करना पसंद करते हैं, किसान अपने खेतों के बराबर में पेड़ लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये शीशम का पेड़ बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री में मदद करता है। इसके साथ साथ ये और किसमें मदद करता है, ये हमारा हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, द स्पीसीज इज़ सस्टेनेबली यूटिलाइज्ड फॉर इट्स टिम्बर। देखो ये किसके लिए यूज़ होती होगी, टिम्बर के लिए, क्योंकि हार्ड वुड है तो टिम्बर के लिए यूज़ होती है। फ्यूल वुड, लकड़ी जलाने के लिए काम में भी आती है। फूड और मेडिसिन एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। इन इंडिया द स्पीसीज इज फाउंड इन द अबंडेंस एंड इज नॉट ट्रीटेड एज अ एंडेंजर्ड स्पीसीज। भारत में ही इसे एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, शीशम के पेड़ तुमको बहुत मिलेंगे इंडिया में, इसलिए एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है। अगर मैं बात करूँ IUCN की रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न है, और सिटी साइट्स की ये अपेंडिक्स 2 में आता है शीशम हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीशम के एक्सपोर्ट्स के बारे में, क्या बोला है साइट्स में। तो शीशम वॉज इंक्लूडेड इन द अपेंडिक्स 2 ऑफ द साइट्स कन्वेंशन इन COP 17। इसको साइट्स कन्वेंशन के COP 17 जो हुआ था हमारा जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, वहाँ इसको
इसके साइड्स के अपेंडिक्स 2 में रख दिया गया सीसम को, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है ऐसे। जब सीसम के बारे में अगर एक दो पॉइंट देगा तो ये पूछेगा कि सीसम को कब ऐड किया गया अपेंडिक्स में, तो इसको ऐड किया गया COP 17 में, ठीक है। वो कहाँ हुई थी, जोहानिसबर्ग में हुई थी। इसके बाद इसलिए अब रिक्वायरिंग द फॉलो साइट्स रेगुलेशन फॉर द ट्रेड एंड स्पीसीज, ट्रेड ऑफ द स्पीसीज, मतलब अगर इसको अब अपेंडिक्स 2 में रख दिया है तो इसका मतलब ये है अब इसका जब एक्सपोर्ट होगा या फिर इससे इसका कुछ भी बनेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, तुम्हें रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अपेंडिक्स 2 के हिसाब से जो रेगुलेशंस है, अगर कोई स्पीसीज अपेंडिक्स 2 में रख दी जाती है तो। Until now, every consignment of weight above 10 kg required sites permit। अभी तक ऐसा था COP 19 से पहले कि 10 किलो से ज़्यादा शीशम का अगर तुम पेड़, शीशम की टिम्बर अगर कहीं भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है, जो भी कंसाइनमेंट है उसमें हमें परमिट चाहिए थी साइट्स की। ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट्स ऑफ द फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट्स मेड बाय सीसम फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन कंटिन्यूसली फॉलोइंग। अब इसकी वजह से जब परमिशन चाहिए तो परमिशन का तो बहुत ही तुम्हें पता है परेशानी झेलनी पड़ती है लोगों को। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो भी प्रोडक्ट सीसम की लकड़ी से बन रहे थे उनका एक्सपोर्ट भारत से कम होता जा रहा था दिन ब दिन। COP 19 में इट वॉज एग्रीड अपॉन दैट एनी नंबर ऑफ सीसम टिम्बर बेस्ड आइटम्स कैन बी एक्सपोर्टेड एज अ सिंगल कंसाइनमेंट इन अ शिपमेंट विदाउट साइट्स परमिट्स इफ द वेट ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ दिस कंसाइनमेंट इज लेस देन 10 kg, ठीक है। तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब साइट्स 19 में कह दिया कि कोई भी कितने भी नंबर ऑफ कितना भी अमाउंट का हम जो टिम्बर का सीसम का बना हुआ प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं भारत से, कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भारत से नहीं किसी भी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है साइट्स की। दिस इज़ अ ग्रेट रिलीफ टू द इंडियन आर्टिसंस एंड फर्नीचर इंडस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, जो फर्नीचर बनाते हैं शीशम की लकड़ी से उनके लिए तो बहुत रिलीफ की बात है। नेक्स्ट, अब रेड सेंडर। अब रेड सेंडर क्या है, रेड सेंडर इज़ एन इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीसीज। देखो लाल चंदन तुमने सुना ही होगा, रेड सेंडर लाल चंदन, ये जो है कहीं ना कहीं तुमने किसी ना किसी मूवी में सुना होगा इसके बारे में। ये एक इंडियन एंडेमिक ट्री है। क्या है, इंडियन एंडेमिक ट्री। एंडेमिक ट्री जानते हो ना कौन से होते हैं, जो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, केवल इंडिया में। एंडेमिक ट्री स्पीसीज विद अ रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रेंज इन द ईस्टर्न घाट। तुम्हें पता है शेरशाचलम जो हमारी हिल्स हैं कहाँ पर, ईस्टर्न घाट में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ हमको क्या मिलता है, रेड सेंडर। तुमने किसी ना किसी मूवी जो रिसेंट भी आई थी, कौन सी, पुष्पा, उसमें तुमने सुना होगा शेरशाचलम के पहाड़ों में लाल चंदन, तो वहाँ हमको रेड सेंडर देखने को मिलता है, ठीक है। फाउंड इन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एंड डेक्कन थॉर्न सर्फ फॉरेस्ट। कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये एक बात याद रखना है, क्या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है और इसके साथ साथ डेक्कन थॉर्न सर्फ फॉरेस्ट में भी मिलता है। इट इज़ एंडेमिक टू द डिस्टिंक्ट ट्रैंक्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मैंने बताया तुमको कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। इसके साथ साथ ये तमिलनाडु, कर्नाटका में भी देखने को मिलता है। पालाकोंडा एंड शेरशाचलम, दो हिल्स हैं, पालाकोंडा हिल्स और शेरशाचलम हिल्स, आंध्र प्रदेश के पॉपुलर है हमारे रेड सेंडर के लिए, ठीक है। ठीक है, तो पालाकोंडा हिल्स तो दिख रहे होंगे, पालाकोंडा हिल्स ये रहे, ठीक है, यहाँ हमको रेड सेंडर मिलता है, और शेरशाचलम हिल्स ये है। तो ये दो हिल्स हैं, और इस मैप को ध्यान से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मैप, क्योंकि आजकल एक आदत सी हो गई है उसकी, क्या बोलते हैं, UPSC की, वो साउथ सदर्न रीजन के मैप में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तुम देखो गोदावरी, ये रिवर याद कर लो, गोदावरी के बाद कृष्णा, ठीक है, नल्ला मल्ला हिल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, वेलकोंडा हिल्स, फिर ये पेन्नार रिवर है, इसके बाद पालकोंडा हिल्स, और ये शेरशाचलम हिल्स जहाँ हमारा रेड सेंडर मिल रहा है हमको। ये पुलिकट लेक तो बहुत ही बार आ रही है, पुलिकट लेक तो बहुत ही बार आ चुकी है UPSC में, पुलिकट लेक। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से याद करना है, ठीक है। दोदा बेटा पीक, तो पता होगा दोदा बेटा पीक जो है सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारे पेनिसुलर इंडिया की, सेकंड हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा पीक। कहाँ पड़ती है, वेस्टर्न घाट में पड़ती है। अन्नाईमोडी पीक भी तुमको पता होगा। अन्नाईमोडी पीक जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है हमारी, फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, मतलब सबसे ऊंची पीक है पेनिसुलर इंडिया की, अन्नाईमोडी पीक, ये भी कहाँ पड़ती है, वेस्टर्न घाट में पड़ती है, ठीक है। ये पूछता है, देखो बहुत बार UPSC ने ऐसे क्वेश्चन है, UPSC की आदत है ये पूछने की ऑर्डर में, पहले ऊपर कौन पड़ता है नीचे कौन पड़ता है। तो देखो दोदा बेटा ऊपर पड़ रहा है, इसको याद रखो। उसके बाद अन्नाईमोडी जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है इंडिया की, वो इससे नीचे पड़ रही है। इसके बाद मेघमल्लार रेंज उससे नीचे है, फिर उसके बाद अगस्तमलाई और नीचे है, ठीक है। तो एकदम रट लो इसको, एकदम दिमाग में बैठा लो। ब्रह्मगिरी हिल्स हमारे और ऊपर पड़ते हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स और ऊपर पड़ते हैं। ये बाबा बुदान हिल्स, तुम्हें पता है बाबा बुदान हिल्स ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका में। बाबा बुदान हिल्स किसके लिए फेमस है, ये कॉफ़ी के लिए फेमस है, ठीक है। तो बाबा बुदान हिल्स से हमारी क्या होती है, हमारी तुंगभद्रा रिवर निकलती है, तुंगभद्रा रिवर बाबा बुदान हिल्स से, ठीक है। तो इसको भी याद कर लो, तुंगभद्रा रिवर कहाँ से निकलती है, बाबा बुदान हिल्स से। और तुंगभद्रा रिवर जो है कृष्णा रिवर में मिल जाती है आगे जाके, ठीक है। और भीम रिवर भी हमारी कृष्णा रिवर में मिल जाती है। आगे चलते हैं, अब इसके यूज़ क्या है रेड सेंडर के। इट इज़ नोन फॉर इट्स
थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ एंड इज़ हाई डिमांड फॉर द कॉस्मेटिक। देखो इसकी हाई डिमांड कहाँ पर है, कॉस्मेटिक के लिए और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसकी ज़्यादा हाई डिमांड है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक फर्नीचर एंड डिमांड अ हाई वैल्यू इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत हाई वैल्यू है, इसके रेट भी बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। मैं इसकी IUCN स्टेटस की बात करूँ तो ये एंडेंजर्ड है, रेड सेंडर, इसीलिए इसे भारत में काटना अलाउड नहीं है। तुमने मूवी देख के भी तुम्हारे समझ में आ रहा होगा, रेड सेंडर को काटना अलाउड नहीं है। क्यों काटना अलाउड नहीं है? क्योंकि ये इसका IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आती है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हमारे शेड्यूल 2 में आती है, शेड्यूल 2 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। द IUCN इन 2022 रिकैटेगराइज द रेड सेंडर into the endangered category in its red list. It was classified as near threatened। देखो 2018 में जो ये पहले रेड सेंडर जो नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में था, पर 2022 में IUCN ने क्या कर दिया, इसका स्टेटस चेंज करके क्या कर दिया, एंडेंजर्ड। मतलब ये है कि हमारे इंडिया में इसे बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है और रेड सेंडर जो है दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है इंडिया में से। अब एक ऑपरेशन हुआ था हमारा WCCB ऑपरेशन थंडरबर्ड। ये ऑपरेशन क्या था, ऑन इलीगल ट्रेड ऑफ रेड सेंडर एंड अदर स्पीसीज सच एज टाइगर एंड अदर एशियन बिग कैट्स, बियर्स, पेंगोलिन, रेप्टाइल्स, सी कुकुम्बर एंड सी हॉर्स। तो एक ऑपरेशन किया था WCCB ने, ऑपरेशन का नाम था थंडरबर्ड। तो ऑपरेशन थंडरबर्ड पूछता है, देखो ये पूछेगा कि ऑपरेशन थंडरबर्ड किसने किया था, तो WCCB ने किया था। ऑपरेशन थंडरबर्ड किस लिए किया था, इलीगल ट्रेड रोकने के लिए। किसका, रेड सेंडर का, ठीक है, लाल चंदन का, किसका, टाइगर का, एशियन बिग कैट्स, जो हमारी एशिया में जितनी बिग कैट्स पाई जाती हैं उनका, बियर, पेंगोलिन, रेप्टाइल्स, सी कुकुम्बर एंड सी हॉर्स, इनका जो है इलीगल ट्रेड रोकने के लिए हमारा ऑपरेशन थंडरबर्ड स्टार्ट हुआ था। अब थोड़ा सी कुकुम्बर के बारे में भी समझते हैं। तो सी कुकुम्बर भी न्यूज़ में है। तो सी कुकुम्बर हैज़ अ मरीन एनिमल आर मरीन एनिमल्स। देखो सी कुकुम्बर तुम्हें देखने में लग रहा होगा, ये जो है सी कुकुम्बर की कुछ तरह इसकी शेप होती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, सी कुकुम्बर। तो सी कुकुम्बर क्या है, मेरा मरीन एनिमल है। इसकी लेदरी स्किन होती है एंड आर इलोंगेटेड बॉडी, इसकी इलोंगेटेड बॉडी है, कंटेनिंग सिंगल ब्रांच्ड गॉन्ड, ठीक है। दे बिलोंग टू एकिनोडर्माटा फाइलम। ये हमारे काम का नहीं है, बस इतना याद रखो, ये जिस फाइलम से बिलोंग करता है उस फाइलम से सी स्टार्स, सी यूर्चिन्स और सी डॉलर्स ये भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सी स्टार पूछ सकता है क्योंकि सी स्टार बहुत ज़्यादा फेमस रहता है थोड़ा बहुत न्यूज़ में। तो सी स्टार जिस फाइलम से बिलोंग करता है उसी फैमिली से, उसी फाइलम से हमारा सी कुकुम्बर भी बिलोंग करता है। ये सी कुकुम्बर मेरा ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट में दोनों, ट्रॉपिकल और टेम्परेट ओशियन, दोनों ओशियन में पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछने की आदत रही UPSC की, जैसे कोरल रीफ्स के बारे में पूछ चुका है कि कोरल रीफ्स मेरे केवल टेम्परेट उसमें ट्रॉपिकल वाटर्स में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। UPSC ने देखना, तुम प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा था, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। कोरल रीफ्स जो है 1/3 कोरल रीफ्स जो है ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया इसी रीजन में पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की UPSC की आदत रही है। तो यहाँ से पूछ सकता है सी कुकुम्बर के बारे में। तो सी कुकुम्बर जो हमारा ट्रॉपिकल और टेम्परेट ओशियन दोनों में पाया जाता है। वेयर दे इनहेबिट द इंटरटाइडल जोन, कौन से जोन में पाया जाता है, इंटरटाइडल जोन एज वेल एज डीपर वाटर्स। तो टाइडल जोन तो जानते हो, जैसे टाइड चल रही हैं दो, इनके बीच में ये इंटरटाइडल जोन, इसके साथ साथ डीप वाटर में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो इंटरटाइडल जोन मतलब ऊपर की रेंज में भी और थोड़ा नीचे भी मिलता है हमको सी कुकुम्बर। आगे चलते हैं। दे आर क्रूशियल टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ओशियन हैबिटेट्स एंड कोरल इकोसिस्टम। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करके चलते हैं हमारे बैलेंस ऑफ ओशियन हैबिटेट, ओशियन के हैबिटेट को बैलेंस करते हैं और कोरल इकोसिस्टम को भी बचाने का काम करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया अदर देन सी अराउंड लक्षद्वीप islands and Andaman Nicobar, the Gulf of Mannar at the confluence of Indian Ocean, Bay of Bengal in Tamil Nadu is also home to sea cucumber। तो सी कुकुम्बर देखो हमारा कहाँ पाया जाता है, सी कुकुम्बर हमारा लक्षद्वीप आइलैंड में पाया जा रहा है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जा रहा है, ठीक है, हमारे एंड बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल में तमिलनाडु वाले रीजन में पाया जा रहा है, ठीक है, सी कुकुम्बर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, इसको याद रख लो, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है कि जो सी कुकुम्बर है वो पूरा इंडियन कोस्ट पे, पूरी इंडियन कोस्ट पे पाया जाता है क्या सी कुकुम्बर, मतलब ऐसे पूछा जाएगा सी कुकुम्बर हमारा पूरी ओवरऑल इंडियन कोस्ट पे पाया जा रहा है, नहीं, कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल तमिलनाडु के पास वहाँ पाया जा रहा है। कंटेन हाई लेवल्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड फोकासाइलेटेड ग्लाइकन इन देयर स्किन। ये एक केमिकल है, याद रखना इसका नाम अगर पूछ लेगा तो, वैसे तो ऐसे केमिकल्स नहीं पूछता पर पूछ भी सकता है। विच पीपल अक्रॉस एशिया हैव बीन यूजिंग टू ट्रीट जॉइंट प्रॉब्लम लाइक आर्थरिस्ट्स फॉर सेंचुरीज। देखो इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जो कि जो हड्डियों का जो बीमारी होती है, जो हमारे जॉइंट्स में दिक्कत हो जाती है बुजुर्ग लोगों के, उसको क्योर करने के लिए
वो केमिकल यूज़ होता हुआ आ रहा है हमारे एशिया में हज़ारों सालों से, 100 सालों से, ठीक है। दिस स्पीसीज इज़ इन हाई डिमांड इन चाइना, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कहाँ रहती है, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में, विच दे आर कंज्यूम्ड एज फूड एंड यूज इन मेडिसिन। इसके दोनों तरीके से यूज़ करा जाता है, इसे एज अ फूड भी, खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं चाइना के लोग और साउथ ईस्ट एशिया के, और इसका दवाई भी बनती है इससे। दे आर सम 1250 नोन स्पीसीज एंड मैनी ऑफ दीज एनिमल्स आर शेप्ड लाइक सॉफ्ट बॉडीड कुकुम्बर्स। देखो इसकी लगभग अब कुछ 1250 स्पीसीज़ हैं अवेलेबल, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो, और इनकी शेप कुछ कुकुम्बर जैसी होती है, इसलिए इसका नाम सी कुकुम्बर है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करूँ तो IUCN रेड लिस्ट में जो ब्राउन सी कुकुम्बर है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में, ऐसे ही ब्लैक स्पॉटेड कुकुम्बर जो है वो लीस्ट कंसर्न है, ब्लू सी कुकुम्बर जो डाटा डेफिशिएंट। देखो इसकी 1250 स्पीसीज़ हैं, हम 1250 स्पीसीज़ तो याद रखेंगे नहीं, तो कुछ 2-3 स्पीसीज़ हैं जिनके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी है और उनको हम याद रख सकते हैं। तो एक स्पीसीज़ है हमारी ब्राउन सी कुकुम्बर, ठीक है, ब्राउन सी कुकुम्बर ये एंडेंजर्ड है, ब्लैक स्पॉटेड सी कुकुम्बर ये लीस्ट कंसर्न है, और ब्लू शीप कुकुम्बर ये इसका डाटा डेफिशिएंट है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको भारत में कहाँ रखा गया है, मतलब हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ रखा गया है, तो शेड्यूल 1 में रखा गया सी कुकुम्बर, सारी स्पीसीज सी कुकुम्बर की। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इम्पोज किया टोटल बैन ऑन हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग सी कुकुम्बर इन 2001। तो याद रखना भारत में से बिल्कुल हम ना तो ट्रांसपोर्ट कर सकते ना हार्वेस्ट कर सकते सी कुकुम्बर को 2001 के बाद। नेक्स्ट देखो आइवरी ट्रेड। तो आइवरी ट्रेड के लिए इंडिया ने इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने अगेंस्ट में वोट नहीं किया। तो इंडिया हैज़ एब्सटेन्ड टू वोट अगेंस्ट द प्रपोजल टू रीओपन द इंटरनेशनल ट्रेड इन आइवरी इन COP 19, पता है हमको। तो COP 19 में, अभी जो COP 19 हुई है पनामा में, भारत ने अभी तक पहली बार भारत ने इसके अगेंस्ट में वोट नहीं किया आइवरी ट्रेड के, ठीक है, आइवरी ट्रेड को रीओपन करने के। द आइवरी ट्रेड वॉज ग्लोबली बैंड इन 1989। आइवरी ट्रेड को पूरी दुनिया में बैन कर दिया था 1989 में, जब हमारे अफ्रीकन एलिफेंट की पॉपुलेशन को साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया। जब अफ्रीकन एलिफेंट साइट्स अपेंडिक्स 1 में ऐड हुए तो उसके बाद आइवरी ट्रेड को बिल्कुल बैन कर दिया गया। द अफ्रीकन एलिफेंट ऑफ नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे वर ट्रांसफर टू अपेंडिक्स 2 इन 1997। और जो हमारे अफ्रीकन एलिफेंट्स थे नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इनको जब ट्रांसफ़र किया अपेंडिक्स 2 में 1997 में, और साउथ अफ्रीका के एलिफेंट को ट्रांसफ़र किया 2002 में, तो इसके बाद आइवरी ट्रेड को पूरी तरीके से बंद कर दिया। कंट्रीज़ लाइक नमीबिया एंड जिम्बाब्वे हैव प्रपोज टू इनेबल अ रेगुलर फॉर्म ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आइवरी ट्रेड बट द प्रपोजल हैव नॉट बीन पास्ड। कुछ कंट्रीज़ जैसे नमीबिया और जिम्बाब्वे ने उन्होंने प्रपोजल तो रखा कि एक रेगुलर ट्रेड चलते रहना चाहिए, बस कुछ रेस्ट्रिक्टेड आइवरी का ही, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड आइवरी का ट्रेड तो परमिट कर दो, थोड़ा बहुत ट्रेड परमिट कर दो, जैसे जो एलिफेंट कभी मर जाते हैं, ठीक है, उनके आइवरी, या फिर इस तरीके से कुछ रेस्ट्रिक्टेड आइवरी ट्रेड परमिट कर दो, पर उसे पास नहीं हुआ था वो आज तक, ठीक है। तो अब आइवरी की बात करते हैं, हिप्पो आइवरी। अब हिप्पोटेटमस आइवरी इज़ हार्डर देन एलिफेंट आइवरी एंड इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कार्व। तो देखो यहाँ दोनों तरीके की आइवरी होंगी। आइवरी ट्रेड की बात करिए तो जिस एनिमल की आइवरी होती होगी उस एनिमल की आइवरी की बात करी होगी। तो अब हम पढ़ते हैं पहले हिप्पो आइवरी, हिप्पोटेटमस की आइवरी की बात, ठीक है। तो हिप्पोटेटमस आइवरी इज़ हार्डर देन एलिफेंट आइवरी एंड इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कार्व। और वो ज़्यादा हार्ड होती है उसकी आइवरी से, किसकी आइवरी से, एलिफेंट की आइवरी से ज़्यादा हार्ड होती है हमारी हिप्पोटेटमस की आइवरी, ठीक है। हिप्पो आइवरी इज़ लोअर कैनिन टूथ। जो हमारी हिप्पो की आइवरी होती है वो कहाँ होती है, वो लोअर कैनिन टूथ होती है। अनलाइक एलिफेंट हुज टस्क आर एनलार्ज्ड इंसाइजर टीथ। जैसे कि हमारी टस्क की होती है, ठीक है, हमारा जो हाथी होता है उसकी जो टस्क होती है ना, एकदम इंसाइजर टीथ होते हैं उसके, एकदम फाड़ने वाले दांत, उसकी तरह नहीं होता। हिप्पो की आइवरी थोड़ी अलग होती है। हिप्पो बॉडी पार्ट्स कैन स्टिल बी ट्रेडेड अंडर सिटीज़ बट रिक्वायर अ एक्सपोर्ट परमिट। हिप्पो के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या चाहिए, बस साइट्स की परमिशन चाहिए, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करने के लिए। वालरस आइवरी बाय यूजिंग अपर कैनिन टस्क टीथ इनर डेंटाइन। समझ में आया ना। तो हिप्पो के बॉडी के पार्ट्स को हम परमिट है, बस साइड से परमिशन चाहिए उसको ट्रेड करने के लिए। अब मैं एलिफेंट की बात करूँ तो एलिफेंट आर द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग लैंड एनिमल। एलिफेंट जो हमारे लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग लैंड एनिमल है। देखो एलिफेंट के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि UPSC एलिफेंट के बारे में पूछ चुका है, और आजकल UPSC क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है कुछ प्रीवियस ईयर के, तो हो सकता है फिर से रिपीट कर लें। तो एलिफेंट आर द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग लैंड एनिमल। दे कैन लिव अप टू 70 years इन द वाइल्ड, लेड बाय मेट्रार्क
Matriarch elephant are organized into complex social structures of females and calves while male elephant tend to live in isolation. ज़्यादातर जो एलिफेंट हैं फीमेल एलिफेंट और उनके बच्चे एक ग्रुप में रहते हैं, झुंड में, और मेल एलिफेंट जो मेरा वो अकेले रहता है, ठीक है, और इन स्मॉलर बैचलर ग्रुप और छोटे छोटे ग्रुप्स बना के रहता है, ना कि बड़ा ग्रुप बना के। और जो एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड होता है 22 हफ्ते का होता है, 22 मंथ का होता है, सॉरी 22 महीने का होता है। द लॉन्गेस्ट ऑफ एनी मैमल, सब मैमलों से ज़्यादा होता है, हर मैमल से ज़्यादा होता है इसका गेस्टेशन पीरियड। हमने देखो प्रीवियस उसमें, हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था, उसमें हमने राइनोसॉर्स के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि उसका जो गेस्टेशन पीरियड है 15.4 मंथ का होता है, ठीक है। पर उससे ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड किसका होता है, हमारे हाथी का, जो कि 22 महीने का होता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड होता है। अ सिंगल कार्फ इज़ बॉर्न टू अ फीमेल वंस एवरी 4 to 5 ईयर। मतलब एक जो मेरा सिंगल कार्फ है वो एक फीमेल, अ सिंगल काफ इज़ बॉर्न टू अ फीमेल वंस एवरी 4 to 5 ईयर्स, ठीक है, 4 से 5 साल बाद। दीज लिविंग स्पीसीज़ आर करेंटली रीऑर्गेनाइज। जो हमारा एलिफेंट है उसको हमने किस तरीके से रीऑर्गेनाइज कर रखा है। द अफ्रीकन बुश एलिफेंट को हमने क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में रख रखा है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को हमने एंडेंजर्ड कैटेगरी में रख रखा है। और एशियन एलिफेंट को हमने एंडेंजर्ड कैटेगरी में, मतलब जो इंडिया में एलिफेंट पाया जाता है वो किस कैटेगरी में, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। यूपीएससी ने पूछा था एलिफेंट के बारे में पहले, आज तक 3-4 बार क्वेश्चन आया एलिफेंट से। एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऐसे करके 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखना, जो हमारा अफ्रीकन एशियन एलिफेंट है वो क्या है, एंडेंजर्ड। वहीं अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्या है हमारा, वो भी एंडेंजर्ड है। और अफ्रीकन बुश एलिफेंट वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। कन्वेंशन की बात करूँ, नेक्स्ट हमने पढ़ा था अभी कि भारत में जो है अभी रिसेंटली CMS की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। अभी देखो हमने यहाँ देखा था कि भारत में CMS की भी तो कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी गांधीनगर में 2020 में। हाँ ये देखो, अभी भारत में COP13 हुई, जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ के तहत जो कन्वेंशन है माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए, उसके अपेंडिक्स 1 में आते हैं मेरे एलिफेंट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं एलिफेंट। और देयर आर 3 सब स्पीसीज़ ऑफ एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट की भी 3 सब स्पीसीज़ हैं, कौन कौन सी, इंडियन, सुमात्रा और श्रीलंका एलिफेंट, ठीक है। अब एलिफेंट की पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। पॉपुलेशन बाय स्पीसीज़, अफ्रीकन सबसे ज़्यादा जो मेरे अफ्रीकन बुश एलिफेंट है, उसके बाद अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है, मतलब स्पीसीज़ की बात करूँ पॉपुलेशन बाय स्पीसीज़, उससे ज़्यादा एशियन एलिफेंट है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बोत्सवाना इज़ द कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन द वर्ल्ड। तो इसको भी याद रखना, बोत्सवाना में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है पूरी दुनिया में। टॉप स्टेट्स ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा भारत में एलिफेंट कहाँ पर है, कर्नाटका में, उसके बाद आसाम में और उसके बाद केरला में। देखो बहुत बार बच्चे ये अज्यूम कर लेते हैं कि आसाम में एलिफेंट हैं क्या, तो ऑब्वियस सी बात है आसाम में एलिफेंट है। हमने पढ़ा था, देखो उसमें क्या बोलते हैं हमारी वीडियो में, राइनोसॉर्स वाली वीडियो में, तो हमने जाना था कि आसाम के काजीरंगा पार्क में 4 बड़े बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, एलिफेंट भी जिसमें से एक था, बफेलो थी, रॉयल बंगाल टाइगर था, और हमारा 1 हॉर्न राइनो था, एलिफेंट था। तो एलिफेंट आसाम में पाया जाता है। इसके बाद केरला में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं मेरे एलिफेंट, कर्नाटका, फिर मेरे आसाम में और फिर मेरे केरला में, ठीक है। के याद रखना। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में। ये UPPCS वगैरह की ये आदत है ये पूछने की कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किस ईयर में लॉन्च हुआ था, तो याद रखना 1992 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये मेरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो स्पॉन्सर्ड स्कीम इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा होता कि पूरे इंडिया में पाए जा रहे होते एलिफेंट और एलिफेंट को बचाने का जिम्मा मेरे सेंटर का होता तो सेंटर सेक्टर स्कीम हो सकती थी ये, पर मेरे जो एलिफेंट हैं कुछ स्टेट्स में पाए जा रहे हैं, इसलिए सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। लॉन्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स। इट ऑल्सो सिक्स टू एड्रेस द इशूज ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये जो मेरा प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसके तहत ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको भी देखना है, उसको भी कंट्रोल करना है, वेलफेयर ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और जो मेरे डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट है उनके वेलफेयर के लिए भी काम करना है। देखो ये प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन आया था कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लॉन्च किया गया है वो केवल वाइल्ड एलिफेंट के लिए लॉन्च किया गया है। ये पूछा था क्या केवल वाइल्ड एलिफेंट के लिए लॉन्च किया गया है, तो नहीं, दोनों तरह के एलिफेंट के लिए, मेरा डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट के लिए भी और वाइल्ड एलिफेंट के लिए भी, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। इसको पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, टू मेजर एलिफेंट रेंजेस स्टेट्स इन द कंट्री थ्रू प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। अदर गोल्स क्या है प्रोजेक्ट एलिफेंट के, सपोर्टिंग द रिसर्च ऑफ द इकोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ द एलिफेंट, रिसर्च में मदद करना एलिफेंट से रिलेटेड। क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ कन्वेंशन अमंग लोकल पीपल में अवेयरनेस फैलाना एलिफेंट से रिलेटेड। प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड वेटरनरी केयर फॉर कैप्टिव एलिफेंट्स, और एक इम्प्रूव्ड वेटरनरी केयर प्रोवाइड करना हमारे एलिफेंट। और देखो एलिफेंट इस साल और भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एलिफेंट अभी तुम सुन रहे होगे, एक शादी से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, अनंत अंबानी जी की शादी, तो उस शादी की वजह से, उनकी वजह से जो उनका इंटरव्यू है बहुत वायरल हुआ है।
तो यूपीएससी की आदत है कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछने की जो बहुत वायरल हो रहे हैं, जो इमेजेस कुछ वायरल हो गए उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे अभी कुछ से रिसेंट ईयर एक उसके बारे में पूछा था, क्या बोलते हैं, मशरूम के बारे में पूछा था, ठीक है। इसी तरीके से एलिफेंट भी इस साल हो सकता है फिर से एलिफेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का एक और काम है इम्प्रूव्ड वेटरनरी केयर प्रोवाइड करना एलिफेंट्स के लिए। अब जो हमारे इंडिया में कितनी रिजर्व है एलिफेंट रिजर्व, अगर हम जानें कुछ एलिफेंट रिजर्व याद रखते हैं। तो जो 32वीं एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर हुई थी वो कौन सी हमारी, वो तराई, कहाँ पे, यूपी। एलिफेंट रिजर्व का नाम है तराई, ठीक है, यूपी में पड़ती है। 33वीं एलिफेंट रिजर्व कहाँ डिक्लेयर हुई है, अगस्तमलाई तमिलनाडु में। दांदेली एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका में, ठीक है। और सिंगफन एलिफेंट रिजर्व कहाँ हुई है, नागालैंड। लेमेरू, ठीक है, लेमेरू है छत्तीसगढ़ में। एलिफेंट रिजर्व्स एंड कॉरिडोर्स इन इंडिया की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है और स्टेट गवर्नमेंट, या तो MOEFFC या फिर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती हैं एलिफेंट रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है ना। तो देखो ये एलिफेंट रिजर्व्स को कौन नोटिफाई करता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है या फिर मेरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई करती है। इसी तरीके से हमने देखो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो मेरा NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो जो है अप्रूव करती है किसको, टाइगर रिजर्व को, ठीक है। और टाइगर रिजर्व को नोटिफाई कौन करता है, टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखना टाइगर रिजर्व को नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट करती है। वहीं एलिफेंट रिजर्व को नोटिफाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है या फिर मेरा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी नोटिफाई कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। एलिफेंट रिजर्व्स एंड कॉरिडोर्स हैव नो लीगल सेंक्टिटी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कोई लीगल सेंक्टिटी नहीं है अगर डिक्लेयर हो जाएगा तो। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अनाउंस द नोटिफिकेशन ऑफ अगस्त मलाई। हमारा अगस्त मलाई जो अनाउंस हुआ था, अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में 2022 में, एज द 32nd एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया। भी हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, जो अफ्रीकन एलिफेंट होता है बोथ मेल और फीमेल की टस्क होती है, वहीं एशियन एलिफेंट में केवल मेल की टस्क होती है, फीमेल की टस्क नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।